Okay. So this is the external force convection and continuation of previous lecture, and in this lecture we will discuss about concept of thermal boundary layer, concept of Nusselt number, concept of Prandtl number, and concept of film temperature. So definitely this lecture is very conceptual for further discussion in the external force convection, because there are two dimensionless number, this Nusselt number and Prandtl number, which plays a very important role in a mechanism of external force convection. So if you have the basic understanding about a Nusselt number and Prandtl number, then you can easily understand the mechanism of external force convection. So let us discuss about the basic concept of thermal boundary layer. So the basic concept of thermal boundary layer, the thermal boundary layer is arena over the solid surface in which temperature difference between fluid layers as compared to free stream temperature. Say for example, एक कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्लियर, कोई भी फ्लूइड जब फ्लो हो रहा है तो उसमें हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जितना भी फ्लूइड का टेम्परेचर, फ्लूइड बॉडी का जो टेम्परेचर है, दिस फ्लूइड बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्लियर। लेकिन जब ये फ्लूइड किसी भी सरफेस, किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ में टच करता है, किसी भी सॉलिड सरफेस को टच करते हुए निकल रहा है, और सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर उसके टेम्परेचर में दोनों में के बीच में डिफरेंस है, तो कॉमन सेंस आप लगाइए कि जो लेयर फ्लूइड की उस सरफेस के पास होगी और जो लेयर जो सरफेस से बहुत दूर होगी, उन दोनों लेयर्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक थर्मल एरेना प्रिपेयर होगा। इस थर्मल एरेना में हर एक लेयर जो फ्लूइड की है वो फील करेगी डिफरेंट टेम्परेचर्स को, क्लियर। तो ये जो एरेना है, इस एरेना के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, जो फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो फ्लूइड का टेम्परेचर डेफिनेटली जो फ्री बाउंड्री टेम्परेचर है उससे नहीं मैच करेगा। फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर कुछ अलग होगा और जो इस एरेना के अंदर टेम्परेचर होगा वो कुछ अलग होगा। तो इन दोनों टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ जहाँ पर आते हैं, अगर उन सारे पॉइंट्स का आप लोकस कंसीडर करें तो एक कर्व फाइंड आउट होगा। उस कर्व को हम लोग थर्मल बाउंड्री लेयर बोलते हैं। मैं आगे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंड थिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस। अगर कोई भी सॉलिड सरफेस है और उस सॉलिड सरफेस के नॉर्मल यानी वर्टिकल डिस्टेंस पर आप अगर उसको मेजर करते हैं, द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सॉलिड बाउंड्री अप टू विच टेम्परेचर इफेक्ट अकर, दैट इज डिफर फ्रॉम फ्री स्ट्रीम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो डिस्टेंस जहां तक आपका ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिख रहा है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ बाउंड्री लेयर थिकनेस। हियर दिस कॉल्ड द बाउंड्री लेयर थिकनेस। So now let us move further. So if you observe in this one, there are the two possibilities. Say for example, जो अभी तक हम लोगों ने जो पहले काम किया था उस जो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में, तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी टेम्परेचर को लेके कि सरफेस का टेम्परेचर क्या है, फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि ये मैं फर्दर डिस्कशन करूंगा, और ये अपना एरिया है हीट एंड मास ट्रांसफर का, यहाँ पर एरिया वर्क करता है कि किस तरह से आगे यहाँ पर वर्क होगा। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दो केस आपको कंसिडर करके दिखा रहा हूँ, और वो केस कौन कौन से हैं? एक तो केस ये है, देखिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो सरफेस है वो सरफेस हीट सरफेस है, यानी हीटेड सरफेस है, और उस सरफेस के ऊपर कोई भी कूल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। दूसरा इसका वाइसा वर्सा कर दीजिए, यानी अगर एक कूल सरफेस है और उसके ऊपर से हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यही दोनों की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है, और वो क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है,
इसमें मैंने वन डायमेंशनल हीट फ्लो लिया है। वन डायमेंशनल मैंने कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि केवल इस डायरेक्शन में हीट फ्लो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो नहीं कंसीडर किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने इसमें क्या माना है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट दूसरी साइड से इंसुलेटेड है। ये जो मैंने डैशेस दिखाए हैं, दिस मीन्स इट इज इंसुलेटेड एट द आइदर साइड। सो ओनली द हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस इन दैट डायरेक्शन। क्लियर? हीट ट्रांसफर केवल इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है, ये एनालिसिस के लिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि सरफेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि यहाँ पर कुछ अलग टेम्परेचर, यहाँ पर कुछ अलग टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। यहाँ जो सरफेस का टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, यानी यहाँ पर हर एक एक्स पर जो सरफेस का टेम्परेचर है वो Ts। क्लियर? एंड जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उस फ्लूइड का जो फ्री स्ट्रीम फ्लूइड है, फ्री स्ट्रीम फ्लूइड का वेलोसिटी जो है वो कैपिटल U है, और फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर जो है वो Tf है। और कंडीशन यहाँ पर क्या है? कंडीशन इज दैट इज दिस Ts इज ग्रेटर दैन Tf। दैट मीन्स इट्स this is the heating case. Clear? This one is the heating case. So now if Ts is greater than Tf, so Ts is greater than Tf मैंने यहाँ पर किया है, तो हीट की डायरेक्शन जो होगी वो हॉटेड हीट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की तरफ जाएगी, सॉरी हीटेड सरफेस से जो कोल्ड फ्लूइड है उसकी तरफ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने डिफरेंट लेयर्स बनाए, ये आप देख रहे हैं डिफरेंट लेयर्स हैं। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3 है, इसका टेम्परेचर T7 है। सो क्वाइट ऑब्वियस कि जो T1 टेम्परेचर होगा, क्लियर, जो T1 टेम्परेचर होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन T2 टेम्परेचर। क्लियर? ये बात समझ में आ रही होगी। एंड दिस T2 टेम्परेचर इज मस्ट बी ग्रेटर दैन T3 टेम्परेचर, ये भी बात समझ में आ रही होगी। दैट मीन्स when we are moving from y is equal to 0 to y is equal to some distance, temperature is continuously reduces. Why? Because जो पहली vicinity layer होगी, जो नो स्लिप वाली लेयर होगी, वो नो स्लिप वाली लेयर तो क्या करेगी? इसके साथ में आके स्टिक हो जाएगी। दिस इज द y is equal to 0 लेयर, y is equal to 0 लेयर। और अगर इसके साथ में स्टिक हो जाएगी, which simply means कि जो सरफेस का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इसका होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। लेकिन जो इसके नेक्स्ट लेयर है, जो नेक्स्ट लेयर है, वो नेक्स्ट लेयर जो जिसका टेम्परेचर कुछ भी टेम्परेचर अभी मैंने T1 नहीं बताया, y इज इक्वल टू y1 है, ये y इज इक्वल टू y1 की है। ये किसके ऊपर स्लाइड कर रही है? ये फ्लूइड के ऊपर ही स्लाइड कर रही है। लेकिन चूंकि फ्लूइड की इस लेयर जो विसिनिटी लेयर थी उसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर के बराबर है, तो जो दूसरी लेयर इसके ऊपर स्लाइड कर रही है उसके पास कुछ एक रिटार्डेड वेलोसिटी भी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेयर स्ट्रेस वर्क कर रहा होगा। तो उस रिटार्डेड वेलोसिटी की वजह से डेफिनेटली उसका टेम्परेचर जो है वो सरफेस टेम्परेचर के बराबर नहीं होगा, उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ सरफेस टेम्परेचर से कम होगा। एग्जैक्टली व्हेन वी आर मूविंग एट y इज इक्वल टू y2, मैं y2 पर अगर आता हूँ तो y2 पर आप देखोगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो u2 है, यहाँ पर u1 है, और आपको भी ये पहले भी पता है कि u1 इज ग्रेटर दैन u2। तो अगर हायर वेलोसिटी होगी तो रिलेटिव मोशन ज़्यादा तेज हो रहा होगा, और हायर वेलोसिटी की वजह से जाहिर सी बात है कि उसका टेम्परेचर और कम होगा, क्योंकि कांटेक्ट करने का, मॉलिक्यूल्स के साथ में कांटेक्ट करने का उसको कम टाइम मिलेगा। तो इसलिए उस लेयर का टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू y1 लेयर, यानी y2 लेयर का टेम्परेचर y1 लेयर से कम होगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिटार्डेड वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, तो आपका टेम्परेचर भी रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर लगातार आपका कम होता जाएगा। टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा इन द सेंस कि जो यहाँ पर मैं फ्लूइड टेम्परेचर के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ सरफेस टेम्परेचर के साथ में। यानी जो फ्लूइड का जो टेम्परेचर y इज इक्वल टू 0 पर है वो एक्जैक्टली सरफेस टेम्परेचर के बराबर है, लेकिन y इज इक्वल टू y1 पर वो टेम्परेचर T1 है, एंड T1 इज नॉट इक्वल टू Tf। ये चीज समझिएगा, T1 इज नॉट इक्वल टू Tf, इट इज अ सम अननोन टेम्परेचर T1, जो Ts से आपकी वैल्यू जो है थोड़ी सी कम है, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं तो उसकी वैल्यू T1 से भी कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो आप अगर यहाँ पर आप ये देखें, मैंने ब्लैक कलर से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, ये लाइन एक्चुअल में सरफेस टेम्परेचर है। क्लियर?
और ये सरफेस टेम्परेचर है, चूंकि सरफेस टेम्परेचर चाहे यहाँ पर आप काउंट कर रहे हो चाहे आप कहीं पर भी काउंट कर रहे हो, हर जगह पर कांस्टेंट है। तो मैंने एक पहली लेयर के लिए यानी y = 0 के बाद की जो लेयर है, अगर मैं वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस निकालता हूँ तो वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, सरफेस टेम्परेचर माइनस Txy। अब आप समझेंगे कि Txy क्यों लिखा, बिकॉज टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। हियर वी आर कंसीडर्ड the heat flow in x and y both directions. Z direction is not considered here because we are considered a unit width plate. मैंने यहाँ पर यूनिट विड्थ प्लेट कंसीडर की है, इसलिए कोई भी z डायरेक्शन में हीट फ्लो नहीं है, x डायरेक्शन में और पॉजिटिव y डायरेक्शन माइनस y डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि ये इंसुलेटेड है। तो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस लेयर, जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, इन दिस लेयर सरफेस टेम्परेचर इज Ts माइनस T1। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस वन इज सरफेस टेम्परेचर Ts माइनस दिस वन इज सरफेस टेम्परेचर Ts माइनस दिस वन इज T1। क्लियर। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द सरफेस टेम्परेचर माइनस Txy। Txy मैंने इसलिए लिखा कि Txy किसी भी x और y पर टेम्परेचर है, तो यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर। अब आप देखो ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है, वो वैल्यू बदल नहीं रही है, तो अगर T1 की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है और फिर ये वैल्यू आपकी कम हो रही है, ठीक, फिर ये वैल्यू और कम हो रही है, 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 और यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज Ts माइनस Tf। क्लियर, दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज Ts माइनस Tf, यानी यहाँ पर आके जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो फ्लूइड का टेम्परेचर फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। यानी अगर आप यहाँ पर आके टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो दिस टेम्परेचर डिफरेंस इज Ts माइनस Tf। तो अगर मैं एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँ, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी व्हिच इज वेरिएबल इन x and y डायरेक्शन, so it is written as Ts minus Txy upon Ts minus Tf. And what is the thermal boundary layer? So for thermal boundary layer this condition must be satisfied. That means कि Ts minus Txy जब ये टेम्परेचर डिफरेंस अबाउट या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Ts माइनस Tf होता है, दैट मीन्स एटलीस्ट 99% ऑफ Ts माइनस Tf जिन जिन पॉइंट्स पर होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट था, से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट था, क्लियर, यहाँ पर एक पॉइंट है, क्लियर, तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज Ts माइनस Tf, Ts माइनस Txy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Ts माइनस Tf। तो ये जो डिस्टेंसेस है, इन डिस्टेंसेस को हम लोग अगर सारे पॉइंट्स को हम एक लोकस में ड्रॉ करें तो एक कर्व फाइंड आउट होता है, और इसको अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस से मेज़र करें तो ये हमारी थर्मल बाउंड्री लेयर होती है। दिस कॉल्ड द थर्मल बाउंड्री लेयर, TBL। दिस इज TBL। सो इन दिस वन TBL के जो अंदर है वो टेम्परेचर डिफरेंस है Ts माइनस Txy। TBL के बाहर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है Ts माइनस Tf। अब आपका कहना होगा कि सर क्यों आप यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कंसीडर कर रहे हैं? मैं टेम्परेचर डिफरेंस इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं, और कन्वेक्शन में आपको मालूम है कन्वेक्शन तभी होता है जब हम हीट ट्रांसफर कंसीडर कर रहे होते हैं, कोई भी सॉलिड सरफेस के ऊपर कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है। और न्यूटन कूलिंग लॉ से, मैं न्यूटन कूलिंग लॉ लिख रहा हूँ, दिस इज द Q, दिस इज इक्वल टू convective heat transfer coefficient and the surface area and the temperature difference. This is temperature difference Ts minus this is Tf, clear, Ts minus Tf. So that's why we are consider the temperature difference. So Ts minus Tf, तो temperature difference आपका already है ही है। कब है ये? तब होगा जब आपका जो आप सॉलिड बाउंड्री है उससे कुछ डिस्टेंस ऊपर पर जाएंगे। अदरवाइज अगर आप सॉलिड बाउंड्री है उसके पास अगर आप देखेंगे तो दिस डिफरेंस Ts माइनस Tf मस्ट बी सम डिफरेंट टेम्परेचर, बिकॉज दिस Tf इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू, दिस वैल्यू मस्ट बी here T1, here T2, here T3, here T4 or somewhere, clear, and it is continuously reduces. That's why this curve is look like this, clear। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं अगर यहाँ पर del T over del Y निकालूँ तो अगर आप ये स्लोप देखिए तो this slope is negative slope. So if you observe this del theta over del xy, so this one is minus del T over del xy. So this one is the slope should be negative.
सो द कर्वेचर इज करेक्ट। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस तरह ये थर्मल बाउंड्री लेयर। लेकिन अगर मैं इसको नेक्स्ट पोर्शन के लिए ड्रॉ करूं, अगर मैं इसमें दूसरा केस कंसीडर करूं तो वो क्या होगा? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंड केस। अब ये सेकेंड केस देखिए क्या है। इन दिस केस here this we are considered the surface temperature is greater than the fluid temperature. Here we consider surface temperature is greater than the fluid temperature, and here we consider a fluid temperature is greater than the surface temperature. That means it's a cooling case. That is, a hotted fluid flow over a cool plate so that heat transfer is taking place from fluid to the surface. That means here the heat transfer taking place in that direction. Clear? In the, here we are considered the heat transfer in that direction. So the direction is considered is different only in the way of if you are considered, because if you are considered Ts minus Tf. See, अगर मैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ लिखता हूँ तो दिस इज Q इज इक्वल टू दिस वन इज H surface area. This is the surface area, and this one is Ts. This is the Ts minus and Tf. Clear? So if this is the first case, so definitely the direction is this. If you are considered Tf is greater than Ts, so definitely this is the negative value. That means if you are assuming the direction is this one, so it's the opposite direction. So it's a quite simple of thermodynamical law. So this Tf is greater than Ts. Now here, if you observe, in this case, say for example, here if you are considered, first of all, I am moving from that side. Clear? Here, clear? So here the temperature difference here at that position, the temperature difference is Tf minus Ts. Clear? Why? Because it is a far away from the surface. So here the fluid feel the एग्जैक्ट टेम्परेचर वट एवर द फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर, एग्जैक्ट वही टेम्परेचर आपको फील होगा. तो अगर आप इस पॉइंट से खड़े होके यहाँ से आप सरफेस के साथ में टेम्परेचर डिफरेंस कंसीडर करेंगे तो दिस इज द Tf माइनस Ts. बट व्हेन वी आर मूविंग फर्दर, अब मैं यहाँ पर आता हूँ y इज इक्वल टू 0 पर. दिस इज द y इज इक्वल टू 0 पोजिशन. y इज इक्वल टू 0 position. So exactly it is a no slip condition. So due to this no slip condition, this layer feel the same temperature of the surface. That means यहाँ पर जो fluid का temperature होगा वो surface temperature के बराबर होगा. Now if we are moving further, so this one is say y is equal to y1. अगर इस layer पर देखोगे तो velocity आपको कौन सी मिलेगी? This one is u1. So definitely this feel the surface temperature but some more temperature. Clear? कि सरफेस टेम्परेचर से कुछ एक डिफॉल्ट टेम्परेचर मिलेगा. इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो u2 वेलोसिटी के साथ में होगा और इसका जो टेम्परेचर मिलेगा से दिस टेम्परेचर इज T2. क्लियर? इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी दिस इज द u3. सो दिस वन इज u3 वेलोसिटी एंड हियर द टेम्परेचर इज से दिस इज T3. So if you observe, it is a heated fluid. Clear? So due to this heated fluid, so definitely आप अगर heated fluid के बारे में बात करेंगे तो आप अगर यहाँ पर common sense भी use करें तो common sense से आप ये कह सकते हैं this T3 must be greater than T2. This is the T2 and this must be greater than T1. अब इसको कैसे आप समझ सकते हैं? बहुत आसान है इसको समझना. Heat is always transferred from higher value to the lower value. So heat transfer की डायरेक्शन मैंने आपको बताया ये है. तो T3 से T2 की तरफ अगर डायरेक्शन हीट फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि T3 must be greater than T2. So it's a quite obvious like you can draw like this. Clear? तो अब आप यहाँ पर प्रोफाइल देखिए कि ये टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर ये टेम्परेचर कम हुआ, फिर ये टेम्परेचर और कम हुआ, कम होते 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 यहाँ पर ये सरफेस टेम्परेचर के बराबर आ गया. क्लियर? तो इस पॉइंट पर मैंने इसको 0 दिखाया बिकॉज दिस वन इज Ts माइनस Ts, सो दिस कंसिडर्ड एज 0. अदरवाइज दिस इज Ts, this is the Txy minus Ts. This is Tx1 y1 minus Ts. This is Tx2 y2 minus Ts. Clear? So continuously ये वैल्यू बढ़ती रहती है. तो अगर यहाँ पर आप देखें, मैंने फिर से एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी सेम क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो मैंने लिखा है दिस इज Txy minus Ts divided by Tf minus Ts. The reason is very simple. That is
TF is greater than TS, and if you observe at that side, if you observe at that side, the slope of this curve, this slope is positive. So here the del t over del theta over del xy must be del txy over del txy over del xy. आप अगर यहाँ पर देखोगे तो दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, सो द कर्वेचर इज लुक लाइक दिस. तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर थर्मल बाउंड्री लेयर के केस में, कि आपको किस तरह का केस क्वेश्चन में करने को कहा जा रहा है. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप कूलिंग केस करेंगे या हीटिंग केस करेंगे. दिस कॉल्ड द हीटेड केस, दिस कॉल्ड द कूल केस. तो कूल केस के लिए आपका फ्लूइड टेम्परेचर ग्रेटर दैन सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए. हीटेड प्लेट के लिए सरफेस टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर दैन द फ्लूइड टेम्परेचर होना चाहिए. तो यहाँ पर भी हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन एग्जैक्टली वही है कि आपका जो डिफरेंस है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है TXY माइनस TS, अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस about 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर डिफरेंस विद द सरफेस अगर किसी पॉइंट पर आपको मिलता है, तो उन सारे पॉइंट्स का लोकस, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट मिल रहा है, इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये पॉइंट मिल रहा है. तो इन सारे पॉइंट्स का आप जब लोकस ड्रॉ करेंगे तो ये जो कहलाएगा दिस कॉल्ड द थर्मल बाउंड्री लेयर, दिस कॉल्ड थर्मल बाउंड्री लेयर. और अगर इसको आप वर्टिकल डिस्टेंस से मेज़र करेंगे तो इसको हम लोग डेल टी से डिनोट करते हैं. डेल से हम हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर को डिनोट करते हैं, डेल टी से हम लोग थर्मल बाउंड्री लेयर को डिनोट करते हैं. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर, एंड दिस इज the way by which you plot a thermal boundary layer over the heated surface. Clear? डेफिनेटली आपको कंबाइन फ्लो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर भी फॉर्म हो रही होगी. दोनों अलग अलग फिनोमिना नहीं है. क्लियर? जहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वो, क्योंकि जब आप हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर पढ़ रहे थे तो आपको चूंकि थर्मल की नॉलेज नहीं थी, वहाँ पर आपको ये बता दिया जाता है कि सरफेस का टेम्परेचर और फ्लूइड का टेम्परेचर यूनिफॉर्म है. लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर? फ्लूइड का टेम्परेचर कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है. अगर सरफेस का टेम्परेचर डिफरेंस है, फ्लूइड से टेम्परेचर डिफरेंस है, तो उस सरफेस के ऊपर कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ही आएगा. अदरवाइज क्या कहते हैं, वो हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम पर केस बना रहेगा. तो केवल हाइड्रोडायनामिक के लिए आपको ये बता दिया जाता था. लेकिन यहाँ पर चूंकि अब आप समझ चुके हैं कि थर्मल बाउंड्री लेयर किस तरह से फॉर्म होती है, इसलिए जब भी कोई केस आप हीट एंड मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर का सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें आपको हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर दोनों एक साथ कंसीडर करनी पड़ेंगी. और वो कैसे कंसीडर होगा वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. एंड मैंने लिखा है थर्मल बाउंड्री लेयर डिनोटेड एज डेल टी. क्लियर? सो नाउ लेट अस मूव फर्दर, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये जनरली बुक्स में कुछ बहुत अजीब सा गलत सा दिया रहता है. इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. व्हाट इज दिस? नसेल्ट नंबर. क्लियर? मैं नसेल्ट नंबर को सीधे डेफिनेशन वाइज मैं नहीं लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द नसेल्ट नंबर. सो बेसिक पहले चीज़ें समझते हैं कि नसेल्ट नंबर क्या है. मैंने यहाँ पर केस जो कंसीडर किया है वो हीटेड प्लेट का केस कंसीडर किया है. आप इसको कूल प्लेट के लिए भी करके देख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, कोई अपोजिट रिजल्ट नहीं आएगा. बस ध्यान से सुनिएगा इसमें कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरह से कह रहा हूँ. देखिए, मैं यहाँ पर नसेल्ट नंबर को डिफाइन करने के लिए मैं पहले इसकी मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसमें हीट ट्रांसफर होती है. अगर आप y इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे, मैंने y इज इक्वल टू 0 पर बोला कि ये जो लेयर है विसिनिटी लेयर है, दिस इज द y इज इक्वल टू 0 लेयर. सो y इज इक्वल टू 0 लेयर पर आप देखोगे इसका जो टेम्परेचर है इज सेम एज द सरफेस टेम्परेचर. द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट्स अ नो स्लिप कंडीशन. तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो कि क्या इंटरफेस बन रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सॉलिड है, जो सॉलिड पोर्शन है, उस सॉलिड में जैसे मैं अगर इसकी थिकनेस दिखाना चाहूँ, इस सॉलिड की मैं अगर थिकनेस भी दिखाऊं, तो इस सॉलिड के अंदर जो भी हीट आई वो कंडक्टिव हीट थी. क्लियर? लेकिन जब ये फ्लूइड के साथ कांटेक्ट करता है तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो जाता है. यानी एट अ y इज इक्वल टू 0 ऑल कंडक्टिव हीट फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड की जितनी भी कंडक्टिव हीट है वो पूरी की पूरी कन्वेक्टिव हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. अब आप ये कह सकते हैं कि सर ये रेडिएटिव हीट में भी तो होगी. नहीं, रेडिएटिव हीट में इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने दूसरे डायरेक्शन पर हीट फ्लो नेग्लेक्ट कर दिया है, वहाँ को इंसुलेट कर रखा है. और पूरा सरफेस जो है
जो हीटेड प्लेट का है उसको कवर किसने किया है, उसको फ्लूइड की बॉडी ने कवर कर रखा है, इसलिए कन्वेक्शन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। यानी जितना भी कंडक्टिव हीट सॉलिड से आया वो पूरा का पूरा कन्वेक्टिव हीट में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पर यूनिट एरिया कंसीडर कर रहा हूँ और आपको मालूम होना चाहिए कि इफ हीट कैलकुलेटेड पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड एज द हीट फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड द हीट फ्लक्स। क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड द हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स, दिस कॉल्ड हीट फ्लक्स। Okay, so this called the heat flux if you are calculated the rate of heat transfer per unit area. ये everywhere we are talk about rate of heat transfer, so don't worry if you have not pointed out the points clear. ये सब rate of heat transfer ही है। तो मैं y is equal to 0 पर कह रहा हूँ कि आपका जो convective heat है, this convective heat should be equal to the conductive heat according to the energy balance, clear. Now if you write द कन्वेक्टिव हीट, क्लियर, मैं कन्वेक्टिव हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यूटन कूलिंग लॉ से। मैं Hx क्यों लिख रहा हूँ, व्हाट इज द Hx? Hx इज द मीनिंग ऑफ Hx इज द लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि सपोज करो कि मैं इस पर्टिकुलर x पर या x1 पर वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इस x1 पर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की वैल्यू है वो Hx1 है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, दिस इज द x2, क्लियर, दिस इज x2, सो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द Hx2, इज दैट क्लियर? तो ये जो एरिया है, ये डिफरेंट एरिया, ये सारे एरिया को मैंने टोटल हीट कंसीडर किया, लेकिन मैं अभी लोकल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, किसी भी x पर कोई भी वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, अभी मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। सो उस लोकल वैल्यू पर जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो Hx है। क्योंकि हम पर यूनिट एरिया कंसीडर कर रहे हैं, दिस मल्टीप्लाइड बाई दैट इज surface temperature, this is surface temperature minus the fluid temperature, clear? एग्री करते हैं ये चीज न्यूटन कूलिंग लॉ से। दिस मस्ट बी इक्वल टू कंडक्टिव हीट। अब जरा डायरेक्शन देखिएगा, अब आप यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेक करिए, देखिए डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या है, ये है, क्लियर। ये मैंने फ्लूइड की डायरेक्शन ले ली, टीएस माइनस टीएफ। अगर आप फ्लूइड में देखोगे तो सॉलिड में देखोगे तो सॉलिड में क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ आया होगा, तब तो यहाँ पर सरफेस में हीट आई है। यहाँ से अगर थिकनेस में कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ कैसे आया, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्लियर। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चूंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव करता है, तो आपको याद होगा न्यूटन कूलिंग लॉ से मैं क्या लिखूंगा, इसको माइनस के कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी भी कांस्टेंट है, दिस माइनस के, दिस इज डेल टी ओवर डेल वाई, del t over del y at y is equal to 0। Now एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि व्हाट इज दिस, दिस इज द कंडक्टिविटी। तो आपके दिमाग में यही चीज आएगी कि कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड, नो, वाई, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पर, दिस वन इज conductivity of fluid, conductivity of fluid। क्यों मैंने कहा conductivity of fluid? Reason is very simple, see at y is equal to 0, this layer, जो ये layer आपको दिख रही है, it is a no slip layer, क्लियर, इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं है और इसका टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर के बराबर है। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 0 पर जो ये फ्लूइड कंसीडर किया गया है, फ्लूइड की जो लेयर कंसीडर की गई है, वो एग्जैक्टली जो उसका बिहेवियर है, उसका बिहेवियर एकदम सॉलिड की तरह ही बिहेव कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल अपनी जगह पर स्टेबल हैं, जो टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली सरफेस टेम्परेचर के बराबर है। दैट मीन्स कि यहाँ से फर्दर हम लोग y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू y1 में हीट ट्रांसफर कैसे होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए जो कंडक्टिविटी यहाँ पर कंसीडर की जा रही है वो कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड है, ना कि कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिए कि कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड कंसीडर करना है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कंसीडर नहीं करना है। y इज इक्वल टू 0 पर नो स्लिप कंडीशन की वजह से ये ऐसा किया जा रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, so now if just I am doing the simple Hx is equal to minus k del t over del y at y is equal to 0, and this is the Ts minus Tf. So y is equal to 0 पर definitely this is the conductivity of liquid.
सो डेल टी ओवर डेल वाई वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनस रहेगा ही रहेगा, टी एस माइनस टी एफ इज इक्वल टू एच एक्स अपॉन के. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस एच एक्स अपॉन के, डेफिनेटली इट्स नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि एच एक्स की अगर आप यूनिट देखेंगे दिस इज अ वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, और के की यूनिट देखेंगे तो क्या है, वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड. तो डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ पर, एक आपको 1 मीटर आपको दिया रहेगा. क्लियर. तो 1 मीटर आपको दिया रहेगा, यानी हम कुछ डिस्टेंस से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो पर्टिकुलर ये एच एक्स अपान के एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी में कन्वर्ट हो सकती है. तो इसके लिए क्या किया गया, लेट अस कंसीडर इफ L reference is a distance in the x direction. ये x डायरेक्शन, क्लियर, ये x डायरेक्शन है. इस x डायरेक्शन पर किसी भी एक रेफरेंस जहां पर ये इफेक्टिव हीट ट्रांसफर आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान से समझिएगा. L reference means the distance from the leading edge at which you want to calculate the rate of heat transfer. You get my point? कि पर्टिकुलर जिस जगह पर एच एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये उस जगह का एक्स है. यानी जैसे एच एक्स 1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये x1 है. दिस कॉल्ड द L रेफरेंस. सो इफ L रेफरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, सो फॉर डिफाइनिंग नसेल्ट नंबर, मैंने क्यों नसेल्ट नंबर डायरेक्टली लिख दिया, बिकॉज इफ आई एम मल्टीप्लाइंग द L रेफरेंस, सो पर्टिकुलरली दिस एच एक्स L रेफरेंस अपॉन K is known as the Nusselt number. Clear? This is the dimensionless number. Clear? This is the dimensionless number. NUX. This is the dimensionless number. Clear? और यहाँ से आपका एक confusion शुरू होता है, क्योंकि अगर आपको याद हो बायोट नंबर मैंने जो डिफाइन किया था, बायोट नंबर, this बायोट नंबर is equal to this is H LC over K. ये मैंने डिफाइन किया था. तो अगर आप इसको एच एल सी ओवर के और एच एक्स अपॉन या एच रेफरेंस अपॉन के से अगर आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा दोनों डेफिनेशन सेम है. तो कई बार क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बायोट नंबर एंड नसेल्ट नंबर. तो मैक्सिमम लोग इसको गलत लिखते हैं कि बायोट नंबर इज द रेशियो ऑफ दिस कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस. क्लियर. और इसी चीज को यहाँ पर भी लिख देते हैं कि नसेल्ट नंबर इज ऑल्सो सिमिलर एज द बायोट नंबर, बट it's totally different as compared to the Biot number. How it is different? See, this is the characteristic length, and here this is the characteristic geometrical dimension. Clear? It is not a AC by P. Clear? तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल नहीं है. ये L reference का मतलब यहाँ पर ये है कि वो distance leading edge से जहाँ पर आप convective heat transfer coefficient की value calculate करने जा रहे हैं. Clear? तो दिस इज द एच एक्स एल रेफरेंस अपॉन के इज द नसेल्ट नंबर, और मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ. अभी आप केवल इतना समझिए, मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस भी इसका बताता हूँ. दिस इज द नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू माइनस डेल टी ओवर डेल वाई. क्लियर. माइनस डेल टी ओवर डेल वाई, वाई इज इक्वल टू 0 एल रेफरेंस अपॉन टी एस माइनस टी एफ. ये चीज़ मैंने क्या किया है, ये चीज़ उठा के मैंने यहाँ पर पुट कर दिया. इसको आप लिख लीजिए, ये आगे भी आपको फिर से काम आएगा. NUX क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मैंने L रेफरेंस का मल्टीप्लाई किया, तो L रेफरेंस को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, L रेफरेंस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ L रेफरेंस, तो L रेफरेंस का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी. क्लियर. अब इसके आगे बढ़ते हैं. क्लियर. सो लेट अस मूव फर्दर. Now if you observe in this one, और इसको ध्यान से देखते रहिए. सी, मैंने आपको याद होगा जब मैंने थर्मल बाउंड्री लेयर आपको बताया, तो आपको ये चीज़ बताई कि कैसे आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं किसको, जो डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिफरेंस था. डायमेंशनलेस टेम्परेचर डिफरेंस को मैंने कहा था थीटा एक्स वाई टी एस माइनस टी एक्स. इस केस के लिए ऐसा ही होगा, टी एस माइनस टी एक्स वाई अपॉन टी एस माइनस टी एफ. एक डायमेंशनलेस टेम्परेचर का डिफरेंस है. और उसी तरह से एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी हम एज्यूम कर रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट में. ये वाई कोऑर्डिनेट है, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट. और इसमें एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमने एज्यूम किया, और वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है, वाई डिवाइडेड बाई एल रेफरेंस. क्लियर.
डोंट वरी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है y इन मीटर, सो L रेफरेंस इज आल्सो इन मीटर, सो मीटर अपॉन मीटर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक ये इस तरह की डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमने एज्यूम कर ली। रीज़न मैं बताता हूँ कि क्यों किया मैंने। मैं यहाँ पर डेल थीटा ओवर डेल वाई फाइंड आउट करूंगा, तो डेल थीटा ओवर डेल वाई अगर आप फाइंड आउट करोगे तो दिस कम्स माइनस डेल टी ओवर डेल वाई, वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन टी एस माइनस टी एफ। अब आप कहेंगे सर ये माइनस डेल टी ओवर डेल एक्स भी हो सकता है, यस ऑफ कोर्स हो सकता है, तो मैंने एक कोऑर्डिनेट ही कंसीडर किया क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक्स नहीं लिखा। तो दिस इज द माइनस डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन टी एस माइनस टी एफ। सिमिलरली अब मैं ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को भी अगर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो दिस कम्स del y is dash upon del y is equal to 1 upon L reference। क्लियर, ये दोनों चीजें आएंगी। इफ फाइनली इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आएगा, डेल थीटा ओवर डेल वाई डैश आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं, डेल थीटा ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई या डिवाइड बाई डेल वाई डैश अपॉन डेल वाई। तो आप करेंगे तो क्या आएगा, डेल थीटा ओवर डेल वाई डैश। तो अगर आप करेंगे तो दिस इज द माइनस डेल टी ओवर डेल वाई, वाई इज इक्वल टू 0 अपॉन टी एस माइनस टी एफ डिवाइडेड बाई 1 बाई एल रेफरेंस। सो इट कम्स लाइक दिस। क्लियर। सो ये इक्वेशन अगर आप देखें और इसको पहले वाले से कंपेयर करें, इसको अगर प्रीवियस से कंपेयर करने जाएंगे, चलो मैंने आगे इसको लिखा है, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके आगे मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैंने आगे भी लिखा है। देखिए यहाँ पर देखिए, सो आपको मैंने कहा था पहले आप लिख लीजिएगा, तो आप यहाँ पर देखें तो नसेल्ट नंबर इज एच एक्स एल रेफरेंस अपॉन के शुड बी इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल वाई डैश। क्लियर, ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ इसको। देखो एच एक्स अपॉन एल रेफरेंस के नसेल्ट नंबर माइनस डेल टी अपॉन डेल वाई, वाई इज इक्वल टू 0 एल रेफरेंस, ये आपने प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था। डेल थीटा ओवर डेल वाई डैश, ये अपने इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा क्या आया, माइनस डेल टी ओवर डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 इंटू एल रेफरेंस अपॉन टी एस माइनस टी एफ। तो अगर इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ अगर आप कंपेयर करो तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे द RHS साइड शुड बी इक्वल, दैट मीन्स नसेल्ट नंबर hx l रेफरेंस अपॉन k शुड बी इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल y डैश एट y डैश इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये है, बात समझिए, नसेल्ट नंबर is a ratio of dimensionless quantities, dimensionless temperature difference and dimensionless the magnitude in the y direction। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, equation 4 implies that the local Nusselt number is equal to the dimensionless temperature gradient, that is theta, at that point on the surface, provided the temperature is normalized by the reference temperature difference as shown in equation number 3। clear, this is the del theta over del y dash। clear, ये बात समझ में आ गया आपको, यानी this is the ratio of the temperature difference, this is the temperature difference to the del y dash। डेल वाई डैश को मैंने क्या डिफाइन किया था, वाई डैश को क्या डिफाइन किया था, वाई डैश को मैंने ये कहा था कि ये वाई डायरेक्शन में एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो रेशियो है वाई अपॉन एल रेफरेंस का। सो पॉइंट ऑन द सरफेस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज नॉर्मलाइजिंग, आप चाहे तो इसको डेल थीटा ओवर डेल वाई डैश को इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन 4 implies that the local Nusselt number is equal to the dimensionless temperature gradient, this is the dimensionless temperature gradient at that point on the surface, provided the temperature is normalized in that direction by the difference temperature difference as shown Ts minus Tf, ये temperature difference इसके बराबर है, and the space coordinate defining the temperature gradient is normalizing by the characteristic geometrical dimension used in the defining the Nusselt number। The Nusselt number always increase with increase in the Reynolds number। clear, क्यों मैंने ऐसा लिखा, बिकॉज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल रेफरेंस, और जैसे आप जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन पर आप जाते जाते हैं वैसे वैसे देखते हैं कि वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आप इस एक्स पर देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस एक्स। सो हायर वेलोसिटी हैज़ द हायर रेनॉल्ड नंबर, सो डेफिनेटली इफ द रेनॉल्ड नंबर इज इंक्रीजेस सो नसेल्ट नंबर इज इंक्रीजेस। ठीक, एंड नाउ लेट अस मूव फर्दर। Now if I am moving further,
So this is the concept of Prandtl number. What is the Prandtl number? Prandtl number is a ratio of molecular diffusibility of momentum to the molecular diffusibility of heat. Clear? The Prandtl number is given by mu Cp by K. It can also be written in the form mu Cp by K. So you can write as a nu by alpha also. Simple alpha. देखिए, I know time is over, but maintain the decorum. So what is the alpha? What is the alpha? Alpha is equal to this is K by rho C. Clear? And nu is equal to mu by, this is mu by rho. Clear? So you can change accordingly. And here I am writing, we find that the Prandtl number is the ratio of kinetic diffusibility to the thermal diffusibility. The kinematic diffusibility conveys the information about the rate at which the momentum diffuses through the fluid due to the molecular motion. Clear? The thermal diffusibility, on the other hand, conveys the information regarding the diffusion of heat in the fluid. Clear? The extent of diffusion determines the thickness of the boundary layer. Large value of nu and alpha means the viscous effect or temperature influence is felt further out in the flow. ये जो चीज लिखी हुई है मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ. The Prandtl number of the gas, ये चीज नोट कर लीजिएगा. Prandtl number of the gases are about 1. Clear? गैसेस की जो Prandtl number होती है वो 1 होती है, which means the hydro. क्यों मैंने ऐसा बोला? देखिए, सपोज करो ये फ्लैट प्लेट है और ये TBL है, थर्मल बाउंड्री लेयर है, थर्मल बाउंड्री लेयर है. क्लियर? और ये जो है ये आपकी हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर है, HBL है, ये HBL है. क्लियर? ये दोनों लेयर्स हैं. तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी? ये है आपकी डेल टी. क्लियर? और ये डिस्टेंस कितनी है? दिस वन इज द हाइड्रोडायनेमिक, सो दिस इज द डेल. ध्यान से देखिए, मैंने ये लिखा PR इज इक्वल टू न्यू बाई अल्फा. न्यू हाइड्रोडायनेमिक के बारे में बताएगा, अल्फा थर्मल के बारे में बताएगा. इतना आप समझिए. नाउ सपोज अगर अपने Prandtl नंबर की वैल्यू लेस देन 1 कंसीडर किया, तो इसका मतलब क्या है कि न्यू इज लेस देन अल्फा. क्लियर? यानी अल्फा का इफेक्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो थर्मल बाउंड्री लेयर है वो ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर. इज दैट क्लियर? अगर मैं दूसरा केस कंसीडर करता हूं कि Prandtl नंबर, आप ध्यान से देखते रहिएगा, अगर मैं यहां पर ये कंसीडर करूं कि Prandtl नंबर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, विच सिंपली मीन्स कि न्यू इज ग्रेटर देन अल्फा. यही तो मतलब हुआ. यानी आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी. इसका मतलब ये है कि आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू द थर्मल बाउंड्री लेयर. एग्जैक्टली अगर Prandtl नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, Prandtl नंबर की वैल्यू 1 हो जाए, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि न्यू शुड बी इक्वल टू अल्फा, और इसका मतलब ये होगा कि डेल and del T should be equal. That means both are superimposed to each other. That's why I am writing the Prandtl number value gases. जितनी भी gases हैं उनके लिए हम लोग exactly 1 के बराबर, अप्रॉक्स 1 के बराबर कंसीडर करते हैं. इसलिए वहाँ पर अलग अलग हाइड्रोडायनेमिक और थर्मल बाउंड्री लेयर को अलग अलग कंसीडर करने का जरूरत नहीं है. दोनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे होंगे. लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं होगा ऐसा, विच मीन्स हाइड्रोडायनेमिक एंड थर्मल बाउंड्री लेयर से सुपर इम्पोजिंग टू ईच अदर. फॉर लिक्विड मेटल, अगर आप लिक्विड मेटल का कोई भी केस कंसीडर कर रहे हैं तो Prandtl नंबर की वैल्यू इज वेरी मच लेस देन 1. दैट मीन्स कि आपका थर्मल बाउंड्री लेयर का इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर. क्लियर? तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं. लेट अस मूव फर्दर. इफ बाउंड्री लेयर थिकनेस इज मोर एज कंपेयर टू द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर थिकनेस, अगर ऑयल कंसीडर कर रहे हैं, किसी भी तरह का ऑयल आप कंसीडर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर विस्कस इफेक्ट ज्यादा होगा, और विस्कस इफेक्ट ज्यादा होने से आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस थर्मल बाउंड्री लेयर की थिकनेस से काफी ज्यादा होगी. ओके, सो यही चीज मैंने आपको बताई यहाँ पर. ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और कॉन्सेप्ट है. अब मैं फिल्म टेम्परेचर के बारे में बता देता हूँ. ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जल्दी से आप समझ लीजिए. दिस इज द लास्ट स्लाइड. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म टेम्परेचर? कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म टेम्परेचर को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी तक आपने ये चीज़ नहीं की होगी. देखिए, ये एक जो मैंने हीटेड का केस कंसीडर किया था, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर जितने भी लेयर्स हैं उनके हर एक लेयर का टेम्परेचर अलग अलग है,
और आप जो एनालिसिस करेंगे वो थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर करेंगे, फ्री स्ट्रीम की कोई एनालिसिस नहीं करनी, थर्मल बाउंड्री लेयर के अंदर एनालिसिस करनी है। तो जाहिर सी बात है कि फ्लूइड के हर एक लेयर का अगर टेम्परेचर अलग है तो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज भी हर एक लेयर की अलग अलग होंगी। जैसे जितनी भी प्रॉपर्टीज टेम्परेचर से रिलेटेड है, जनरली विस्कोसिटी टेम्परेचर से रिलेटेड है, डेंसिटी टेम्परेचर से रिलेटेड है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी ऑफ फ्लूइड टेम्परेचर से रिलेटेड है। यानी हर एक लेयर की ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने लिखा है यहाँ पर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, कंडक्टिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। सो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप अगर जो थर्मल बाउंड्री लेयर बना रहे हैं वहाँ पर लेयर वाइज एनालिसिस करें, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो मैक्रोस्कोपिक व्यू में हम ये बोलते हैं कि दिस इज द बॉडी। क्लियर? ये जो आपने थर्मल बाउंड्री लेयर कंसीडर किया है, इट इज कंसीडर्ड एज द बॉडी, और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक एवरेज टेम्परेचर है। और एवरेज टेम्परेचर कैसे कंसीडर करेंगे? सरफेस टेम्परेचर और जो फ्री स्ट्रीम का टेम्परेचर है उसका आप एवरेज निकाल लीजिए। उस एवरेज टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर फिल्म टेम्परेचर बोलते हैं, और इसी फिल्म टेम्परेचर पर आप सारी प्रॉपर्टीज, काइनेमेटिक, विस्कोसिटी, डेंसिटी, आप स्पेसिफिक हीट, आप इसमें कंडक्टिविटी, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज आप इस फिल्म टेम्परेचर पर कंसीडर करेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा इसके क्वेश्चंस को करने में। आप कभी भी फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर पर वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। अगर फ्री स्ट्रीम पर कंसीडर करेंगे तो जो भी एनालिसिस का आपका आउटपुट आएगा वो तुरंत पूरा आउटपुट गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के इंटरनल में कुछ कॉन्सेप्ट अलग होता है, एक्सटर्नल के केस में आप हमेशा यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर, जिसको हम लोग फिल्म टेम्परेचर बोलते हैं, उस तरह से आप वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्लियर? सो दिस इज अबाउट योर lecture about this external force convection. So definitely we will meet in the next lecture for further discussion.